My channel. The topic of today's video is the part 3 of the reviewing the book of PJ Mehta sir, that is practical medicine. So हमने ऑलरेडी 19 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. ये सारे टॉपिक हम कर चुके और 30 टॉपिक्स आज कवर कर लेंगे. दैट इज एब्डोमिनल पेन जो होता है वो किन किन रीजंस की वजह से हो सकता है. ठीक है. पहला होगा कि पेप्टिक डिजीज़ कोई होगी, एसिड पेप्टिक डिजीज़ कोई हो सकती है, कोई भी हो सकती है, GERD होगी या फिर और कोई प्रॉब्लम हो सकता है. पेरीटोनाइटिस की वजह से हो सकता है. उसके अलावा मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑफ अ हॉलो विस्कस. उसके अलावा हमारा कोलिक हो सकता है. मतलब पेन किस किस रीज़न से होगा, तो इंटेस्टिनल पेन हो सकता है, रीनल पेन हो सकता है, पाइलेरी पेन हो सकता है. ठीक है. वेस्कुलर अगर डिस्टर्बेंस अगर हो रहा है ड्यू टू इस्चीमिया, मतलब अगर ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से भी पेन होगा. और एब्डोमिनल एंजाइना अगर है तो हो सकता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से एब्डोमिनल एंजाइना होगा. और सिकल सेल क्राइसिस की वजह से हो सकता है. एंड रप्चर ऑफ द एन्यूरिज्म की वजह से. एब्डोमिनल वॉल में कुछ डिफेक्ट अगर आए हैं तो जैसे कि हमारा फैटी हर्निया हो गया थ्रू लेबिया एल्बा, लीनिया एल्बा एंड ट्रॉमा और इन्फेक्शंस ऑफ द मसल्स एक्सेट्रा. अगर एब्डोमिनल की वॉल के अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई हर्निया या कोई चीज़ हुई है, किसी भी तरह का कोई प्रेशर अगर स्टमक की वॉल्स पे पड़ रहा है तो उसकी वजह से भी एब्डोमिनल पेन हो सकता है. ठीक है. एब्डोमिनल कंटेंट के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर आ गई तो भी एब्डोमिनल पेन हो सकता है. उसके अलावा रेफर्ड पेन, किसी और जगह का पेन हमारे स्टमक मतलब एब्डोमेन के अंदर अगर पेन हो रहा है कहीं और कोई और कंडीशन से रिलेटेड, जैसे कि निमोनिया अगर हुआ है तो एब्डोमिनल पेन है. प्लूरेसी है, स्टीमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से, पेनिनसुलाइटिस की वजह से और टॉर्शन ऑफ टेस्टिस और ओवरी की वजह से. ठीक है. उसके अलावा मेटाबॉलिक कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो डायबिटीज़, यूरेमिया, फॉरफायरिया, लिड पॉइजनिंग की वजह से और हॉन्च स्कॉनलिन परप्यूरा, इस कंडीशन की वजह से भी हो सकता है. ठीक है. उसके अलावा जो है न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ है तो हर्पीज जोस्टर की वजह से और लेबीज डॉर्सैलिस, ये कंडीशन की वजह से भी हो सकता है. फंक्शनल कॉजेज़ जो है देयर आर मैनी. ठीक है. ये होगा हमारा एब्डोमिनल पेन. अब आ जाओ डिस्पेप्सिया के ऊपर. डिस्पेप्सिया के अंदर जो रीजंस है कि डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, निगलने में तकलीफ होना. तो निगलने में अगर तकलीफ हो रही है तो आसपास का जो रीजन है, आपने एनाटॉमी तो पढ़ ही रखा होगा कि जब हम निगलते हैं कोई भी फूड बोलर्स को तो क्या क्या चीज़ें होती हैं आसपास. ठीक है. इसोफेगस होता है, अपर गट होता है. ठीक है. अपर गट का पार्ट है इसोफेगस. एक्सटर्नल कंप्रेशन, अगर किसी ने गला दबा के रखा तो भी वो खाना नहीं खा पाएगा. ठीक है. या फिर गोइटर है, गोइटर के प्रेशर की वजह से वो फेरिंग्स पे पड़ेगा और उसकी वजह से खाना निकलने में तकलीफ होगी. और न्यूरोलॉजिकल कोई कॉज हो सकता है. तो ईसोफेगस के अंदर क्या क्या फॉल्ट होंगे, तो पहला तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ईसोफेजाइटिस हो सकता है, वैब्स हो सकते हैं, स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं, ट्यूमर, एक्लेजिया कार्डिया. एक्लेजिया कार्डिया एक कंडीशन है जो कि हमारे GERD से रिलेटेड है. नीचे का जो हमारा पार्ट है, मतलब स्टमक के ऊपर वाला पार्ट जहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है और जहाँ पे ईसोफेगस एंड होता है, वो पार्ट का जो मसल्स है, अगर वहाँ पे जो मतलब जो एक मसल लेयर जो काम कर रही है, जो हमारे एसिडिक कंटेंट को ऊपर आने से मतलब ईसोफेगस में आने से रोकती है, अगर वो बराबर तरीके से बंद नहीं हुई तो जो खाना है या जो पानी है, जो भी एसिड कंटेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे ईसोफेगस में आना शुरू हो जाएगी. इसको बोलते हैं एक्लेजिया कार्डिया. ठीक है. स्पैजम्स हो सकते हैं, हिएटस हर्निया हो सकता है, कैगस डिजीज़ हो सकती है. कैगस डिजीज़ जो है ये हमारी एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है बाय ट्रेपेनोसोमा क्यूजी पैरासाइट, जो कि स्प्रेड होता है फीसेस ऑफ द ट्राइटोमियन बग्स और किसिंग बग्स. ठीक है. इस कंडीशन के अंदर फीवर, फटीग और हेडेक एक्यूट कंडीशन में होगा. लेकिन अगर ये कंडीशन हमारी क्रॉनिक हो गई तो सीवियर हार्ट डिजीजेस और सीवियर हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं और साथ ही साथ डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी हो सकते हैं. ठीक है. और इसको ठीक करने के लिए हमको बेंजिल डेजोल और निफ्यूर टिमॉक्स देना पड़ेगा. ठीक है. तो ये हो गया एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी सी इसके बारे में, इस डिजीज़ के बारे में. उसके बाद में स्क्लेरोडर्मा,
स्क्लेरोडर्मा और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस जो चीज़ है, इसको सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस भी बोला जाता है। ये एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है that cause the hardening and tightening of a skin and स्किन है ना कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करेगा, ये हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट कर देगा और बहुत ज़्यादा हार्ड कर देगा, ठीक है। इसको स्क्लेरोडर्मा बोलते हैं। इसकी वजह से भी हमारा जो निकलना है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, रेडिएशंस की वजह से। उसके अलावा अपर कट के अंदर जो प्रॉब्लम्स है दैट इज़ कि फेरिंग्स और लैरिंग्स में लीजन आ जाना, किसी तरह का कोई पस फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाना और उसकी वजह से निकलने में तकलीफ होना, ठीक है। एक्सटर्नल कंप्रेशंस, बाहर से अगर कोई चीज़ का प्रेशर लग रहा है हमारे गले पे या हमारे फेरिंग्स पे, तो दैट इज़ दी पहला जो चीज़ है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर है, ठीक है। उसके अलावा रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस अगर है, ग्वाइटर अगर है, एनलार्ज लेफ्ट एट्रियम है, और उसके अलावा एन्यूरिज्म है। न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ जिसमें हम निगलना, हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है निगलने में, तो बल्बार पाल्सी हो सकती है, पॉलीन्यूरोपैथी हो सकती है, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ एंड मायोपैथीज एंड माइस्थेनिया, उसके अलावा डर्मेटोमायोसाइटिस, ठीक है। इतनी सारी कंडीशंस है जिसकी वजह से गले में मतलब हमें निगलने में, कोई भी फूड बोलो उसको निकलने में तकलीफ होती है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस हो गई। इसके अलावा 21वां पॉइंट हमारा वाटर ब्रश। वाटर ब्रश का मतलब होता है कि खाना खाने के बाद में अचानक से डकारे आना और पूरा ऐसा एसिडिक लगना, ठीक है। तो ये नॉर्मल इंडिविजुअल फॉलोज हैवी मील, अगर ज़्यादा खाना खाया उसकी वजह से ये होगा। इनकॉम्पिटेंट लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, जो ऑलरेडी मैं आपको एक्लेजिया कार्डिया में समझा चुकी हूँ, ठीक है। अगर वो सही से ढक्कन बंद नहीं हुआ, मतलब जो हमारा इसोफेगस का लोअर पार्ट और स्टमक का अपर पार्ट है, अगर वो सही से बंद नहीं हुआ तो एसिडिक कंटेंट जो है वो हमारे वाटर ब्रश, मतलब 21वां पॉइंट जो हमारा वाटर ब्रश के अंदर क्या होगा कि नॉर्मली जो इंडिविजुअल जितना खाना खाता है उससे अगर वो ज़्यादा खाना खाए तो भी इसके वाटर ब्रश होने के चांसेस है। उसके अलावा अगर वो इनकॉम्पिटेंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो ऑलरेडी हम एक्लेजिया कार्डिया में समझ चुके हैं, तो अगर हमारा इसोफेगस का लोअर पार्ट और स्टमक का अपर पार्ट, जहाँ से स्टमक स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे एक स्पिंटर होता है, अगर वो बराबर बंद नहीं हुआ तो जो एसिडिक फूड है हमारा वो इसोफेगस में आ सकता है। इसकी वजह से भी वाटर ब्रश हो सकता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ अगर है और बाइलरी ट्रैक डिजीजेज अगर है तो, ठीक है। इनडाइजेशन का क्या कारण है? इनडाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन होती है कि भाई मेरा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? तो अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर क्या रीजंस हो सकते हैं? देन द लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में हिपेटोबाइलरी क्या कॉजेज होंगे, सिस्टेमिक डिजीजेस कौन कौन सी है, और फंक्शनल कॉजेज क्या होंगे। अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो ज़्यादातर अल्कोहल पीने वालों के अंदर ये होगा। फॉलोइंग हैवी मील्स, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे, ठीक है। एरोफेजिया हुआ, उसके अलावा हियाटस हर्निया है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स की डिजीज़ अगर है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, गैस्ट्राइटिस है, ड्रग्स अगर ले रहा है, ड्रग्स का मतलब ड्रग्स नहीं होता, ड्रग्स मतलब मेडिसिन हो रही है, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा है जिसकी वजह से उसका डाइजेशन सही नहीं हो रहा, ठीक है। लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ अगर कोई है, या उसके लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर क्या फॉल्ट हो सकता है? तो पैरासाइट्स हो सकते हैं, फूड इंटॉलरेंस हो सकता है। फूड इंटॉलरेंस मतलब किसी को मिल्क का इंटॉलरेंस है, किसी को व्हीट का इंटॉलरेंस है, मतलब गेहूँ नहीं खा सकते, किसी को कोई और है, ठीक है, इस तरह का कोई उसको इंटॉलरेंस है। उसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, एंड इंक्रीज इंटरनल ल्यूमिनल गैस की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। हिपैटोबाइलरी कॉजेज के अंदर कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है, स्टोन्स हो सकते हैं, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, स्प्लीनिक फ्लेक्सर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। सिस्टेमिक डिजीजेस के अंदर यूरेमिया, कार्डियक फेलियर, ट्यूबरक्लोसिस और मैलिग्नेंसी की वजह से इंडाइजेशन हो सकता है, ठीक है। और फंक्शनल कॉजेज बहुत सारे हैं, ठीक है। ये हो गया 22। 23 डकारे, दैट इज इरेक्टेशंस, ठीक है। इरेक्टेशंस के क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो फॉल्टी डाइटरी हैबिट, अगर फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स है तो उसकी वजह से होगा, जिसमें आपको इरिटेटेड वाटर, देन च्यूइंग गम्स अगर कोई ले रहा है तो,
और माउथ ब्रीदिंग की वजह से भी ये होता है। माउथ ब्रीदिंग मतलब हा हा करके अगर वो सांस ले रहा है तो। उसके अलावा एडिक्शंस अगर उसको है, दैट इज द स्मोकिंग अगर वो करता है, अल्कोहल अगर लेता है, बेटल नट अगर वो खाता है और पान अगर लेता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों की वजह से भी इरिटेशंस हो सकते हैं। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कॉजेज जो है दैट आर द गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, हियाटिस हर्निया, cholecystitis and stones, irritable bowel syndrome. These are the causes जो कि इरिटेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर साइकोलॉजिकल कॉज अगर देखना है तो एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। नाउ द 24th पॉइंट दैट इज द हार्ट बर्न, मतलब सीने में जलन होना, ठीक है। ये आफ्टर 40 और आफ्टर 35 एंड 40 ये कॉमन डिजीज है कि भाई बहुत ज़्यादा सीना जल रहा है या बहुत ज़्यादा सीने में तकलीफ हो रही है, ठीक है। ऑर्गेनिक लीजन्स अगर है तो डेडाजी, अगर कोई ऑर्गेनिक लीजन है जैसे कि रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस है, उसके अलावा हियाटिस हर्निया, पेप्टिक अल्सर, इनकी वजह से होगा। फंक्शनल कॉजेज में फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स अगर है और एडिक्शंस है, ठीक है। साइकोलॉजिकल है, न्यूरोसिस और सप्रेस्ड इमोशन की वजह से बहुत ज़्यादा वो बंदा मतलब अपने इमोशंस को बता नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो भी वो होता है, ठीक है। अब ये आ जाओ हमारा 5th पॉइंट, वोमिटिंग, जो हर कंडीशन के अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। वोमिटिंग हर जगह पे होती है, मेनिंजाइटिस हो या फिर हमारा माइग्रेन हो या फिर कोई और गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हो, ठीक है। वोमिटिंग का एब्डोमिनल कॉज क्या होगा तो गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर, कोलिक हो सकता है, उसके अलावा एक्यूट एब्डोमिनल इमरजेंसी हो सकती है, जैसे अपेंडाइट, कोई भी इन्फ्लेमेशन ले लो आप पेट से रिलेटेड, ठीक है। पहला हो गया अपेंडिसाइटिस, कोलोसिस्टाइटिस, पेरिटोनाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों के अंदर वोमिटिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी इन्फ्लेमेशन पकड़ लो आप, ठीक है, क्योंकि बॉडी अपने आप को क्लीन करना चाहती है, वो अपना सारा जो भी मतलब जो भी उसमें गंदगी है वो पूरी बाहर निकल के फेंक देगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में कार्डियक कौन कौन से रीजंस होंगे तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से और हार्ट फेलियर की वजह से या फिर कार्डियक फेलियर की वजह से, ठीक है। सेंट्रल कौन कौन से कॉजेज होंगे तो रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन, अगर इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ा मतलब हमारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अगर है वो अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है या फिर उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, दिमाग में अगर कोई लीजन बन गया और वहाँ पे कोई प्रेशर आ गया, उसकी वजह से भी वोमिटिंग होती है। माइनियर्स डिजीज़ की वजह से, मोशन सिकनेस की वजह से, ट्रैवल कर रहे हो मोशन सिकनेस हुआ उसकी वजह से वोमिटिंग होगी, रेडिएशन की वजह से। मेटाबॉलिक कॉजेज में डायबिटीज़, अल्कोहल, प्रेगनेंसी, हाइपरकैलेमिया, एडिसन्स डिजीज़, इन सारी चीज़ों की वजह से होगा। टॉक्सिक्स में फेब्रिल इलनेसेस है, दैट इज़ वायरल हेपेटाइटिस हुआ है, कॉलेरा हुआ है। ड्रग्स में सैलिसाइलेट्स और कोरोसिव पॉइजन्स की वजह से, ठीक है। फंक्शनल कॉजेज, ठीक है। अब आ जाओ 26 पॉइंट पे, वो है हिमेटेमेसिस। हिमेटेमेसिस हम अगली बार में कभी देख लेंगे, वो पेज नंबर 387 पे दिया हुआ है। 27 पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन, जो कि अभी की जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो एक्यूट और क्रॉनिक, एक्यूट भी होता है क्रॉनिक भी होता है। एक्यूट किन कंडीशंस की वजह से होगा तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, अगर वॉल्वुलस हो गया या फिर इंटरसेप्शन हो गया और हर्निया हो गया, ठीक है। एक्यूट एब्डोमेन के अगर कंडीशंस देख रहे हैं आपके, एक्यूट एब्डोमेन की किसी कंडीशन की वजह से हुआ है तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस की वजह से, सल्पेंजाइटिस की वजह से और परफोरेशन की वजह से, कोलिक की वजह से, ठीक है। जनरल अगर देखना है तो जनरली ये सेप्टिसीमिया की वजह से होता है, ठीक है। क्रॉनिक कॉजेज अगर देखने हैं कि क्रॉनिकली अगर किसी बंदे को कॉन्स्टिपेशन है तो वो क्यों है, ठीक है। तो फॉल्टी हैबिट्स की वजह से, लेक्सेटिव अब्यूज, ठीक है, बहुत ज़्यादा चूरन वगैरह खाने की वजह से ये होता है, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड ट्रैवल, मतलब एक लंबा ट्रैवल कर रहा है, मतलब यहाँ से महाराष्ट्र से अगर वो बंदा कश्मीर ट्रैवल कर रहा है या यहाँ से वो कोई लंबी मतलब नीचे अगर कन्याकुमारी वगैरह कहीं जा रहा है, ठीक है, तो लंबा लंबा ट्रैवल कर रहा है, बैठना ज़्यादा हो गया और हल्ला डुलना नहीं हुआ तो इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। इनसफिशिएंट डाइटरी रैगेज, ठीक है,
उसका खाने का जो है पैटर्न वो सही नहीं है, खाना वो सही से नहीं खा रहा, ठीक है। पेनफुल एंड एनल कंडीशंस, पेनफुल एनल कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है जिसकी वजह से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स और फिस्चर्स, ठीक है। ऑर्गेनिक ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से कौन कौन सी कंडीशंस है, तो कार्सिनोमा हो सकता है, डायवर्टिक्यूलम हो सकता है और स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं। एड अ डायनामिक बॉवल्स के कौन कौन सी कंडीशन है, तो स्क्लेरोडर्मा हो सकता है, स्किन टाइट हो गई, थिक हो गई, इसकी वजह से हो रहा है, मायोपैथीज हो सकी और मायोटोनिया हो गया, ठीक है। मेटाबॉलिक कौन कौन सी कॉजेज होंगे, दैट आर द हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, परफेरिया एंड लीड पॉइजनिंग की वजह से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कौन कौन से ड्रग्स होंगे, तो एट्रोपिन ग्रुप के जो ड्रग्स है उनकी वजह से होता है, ओपीएम ग्रुप के जो ड्रग्स है उनकी वजह से होता है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से होता है और कॉफ़ी की वजह से होता है, ठीक है। क्रॉनिकली अगर आप कॉफ़ी पी रहे हो, एक लंबे ड्यूरेशन से अगर आप कॉफ़ी पी रहे हो तो भी आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। 28 जो सब लोग परेशान हो जाते हैं अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो, ठीक है, तो वो है फ्लैचुलेंस, ठीक है। गैस्ट्रिक कॉजेज कौन कौन से होते हैं, तो एरोफेजिया हो गया, न्यूरोसिस हो गया, गैस्ट्रिक और बाइलरी डिजीज हो गया जिसके अंदर हमारा हिएटस हर्निया, पाइलोरिक स्टेनोसिस, बाइलरी डिस्पेप्सिया और फॉलोइंग वेगोटोमी, ठीक है। फूड इनटेक में कौन कौन सी कंडीशंस की वजह से फ्लैचुलेंस हो सकती है, तो कैबेज, कॉलीफ्लावर, पियर्स एंड बीन्स की वजह से। इंटेस्टिनल कौन कौन सी कंडीशंस जिनकी वजह से होती है, तो स्टेटोरिया, उसके अलावा इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, मैलिग्नेंसी अगर है तो, सिस्टमिक डिजीजेस के अंदर कार्डियक फेलियर और सिरोसिस की वजह से, ठीक है। अब आओ 29 पे, ठीक है। 29 में कंडीशन जो है वो है डायरिया, दैट इज द ऑस्मोटिक अगर कोई कॉज है तो लेग्जेटिव अब्यूज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा चूरन वगैरह खा रहा है उसकी वजह से उसको डायरिया हो सकता है, और माल डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें डायरिया होगा, दे आर द हमारा टाइफाइड, कॉलेरा, एमीबियासिस, गार्डियासिस, हेलमिंथियासिस, HIV इन्फेक्शंस की वजह से ये हो सकता है। एंडोक्राइनल डिजीजेस कौन सी है, थायरोटॉक्सिकोसिस, डायबिटीज़ और एडिसन्स डिजीज, ठीक है। ड्रग्स कौन कौन से होंगे जिनकी वजह से ये हो सकता है, तो थायरोक्सिन जो हम हाइपोथायराइडिज्म के अंदर टाइम भी लेते हैं, उसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म में दोनों में से कोई तो भी कंडीशन में भी लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोस्टाग्मिन, एम्पीसेलिन और उसके अलावा फिनिल फेथालिन, ये जो मेडिसिन है इनकी वजह से भी डायरिया हो सकता है, ठीक है। और एंजाइटी की वजह से होता है, और मिसलीनियस कॉजेज जो है एंजाइटी के इसमें जो है वो हमारा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, और मिसलीनियस जो है मैलिग्नेंट कॉर्निनॉइड सिंड्रोम की वजह से, ठीक है। अब आ जाओ आखिरी पॉइंट आज के वीडियो का, दैट इज द ब्लीडिंग पर रेक्टम। ब्लीडिंग पर रेक्टम मतलब बाउल्स, मतलब जो ड्यूरिंग स्टूल अगर वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, तो एनल कंडीशंस क्या क्या होंगे, फिस्चर्स हो सकते हैं, फिस्चुला हो सकता है, फॉरेन कोई बॉडी हो सकती। उसके अलावा में रेक्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, तो पाइल्स होंगे, प्रोटेक्टाइटिस होगा, उसके अलावा फॉरेन बॉडी हो सकती है, नियोप्लाज्म हो सकता। क्लोनियल कौन कौन से कॉजेज होंगे, बाइलरी और एमीबिक डिसेंट्री हो सकती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता, पॉलिप्स हो सकते, डायवर्टिक्यूला हो सकता, इश्चीमिया और इरिटेंट ड्रग हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी इरिटेंट ड्रग हो सकता है, ठीक है। हिमेटोलॉजिकल अगर कॉजेज है तो ब्लड डिस्क्रेसिया हो सकता है, एंटी कोएगुलेंट थेरेपी अगर वो बंदा ले रहा है, और उसके अलावा यूरेमिया, ठीक है। ये हो गए हमारे आज के पूरे टॉपिक्स कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 31 से लेके हम देखेंगे तकरीबन 40 तक के, दैट इज अ हेडेक, ठीक है। थैंक यू।